नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, राहुल गांधी विदेश में हो, कुछ बोले और बवाल ना हो, ये हुआ नहीं है। पिछले कुछ समय से देखा गया, इस बार भी अमेरिका के बोस्टन में जब वो बोले तो फिर तिलमिलाहट दिल्ली तक सुनाई दी। भारतीय जनता पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। विषय क्या था जो राहुल गांधी ने ऐसा छेड़ दिया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव नजर आ रही है। प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं, देश के जाने माने पत्रकार हैं, अलग अलग अखबार और टीवी चैनल्स में संपादक रहे हैं। प्रेम जी, आपका स्वागत है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग को विदेश में घेरने की कोशिश की है। वो महाराष्ट्र के चुनाव का जिक्र करते हुए नजर आए हैं और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी ने इसका जवाब भी दिया है। राहुल गांधी कहते हैं कि चुनाव आयोग ऐसा लगता है जैसे मैनेज हो गया हो। उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव का उदाहरण दिया, वोट किस तरह से बढ़ गए 5 बजे के बाद, वो उन्होंने बताने की कोशिश की और उन्होंने ये कहा कि जो है उनसे जब चुनाव आयोग से इसकी वीडियोग्राफी मांगी गई तो चुनाव आयोग ने नियम बदल दिए। उसके बाद तमाम सवाल राहुल गांधी पे भी उठे, प्रियंका गांधी के चुनाव पे भी उठे और जिस समय महाराष्ट्र के चुनाव थे उसी समय झारखंड के चुनाव थे जो इंडिया अलायंस ने जीते थे। उसके बाद ये सवाल भी है कि क्या वो चुनाव भी मैनेज थे अगर बीजेपी चुनाव मैनेज करती है। सर, कैसे देखा जाए? जी प्रदीप जी, प्रश्न ये नहीं है कि राहुल गांधी जब देश से बाहर कुछ बोलते हैं तो बवाल हो जाता है। प्रश्न ये है कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द जिन बातों पर बवाल होता है तो किन बातों को छिपाने के लिए ऐसा होता है। जी ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी ने क्या कोई नई बात कह दी है जिसे हम माने कि बवाल की आवश्यकता है। ये जी सारी बातें राहुल गांधी ने संसद में कही हैं। ये सारी बातें राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही हैं। और उसी बात को, जाहिर बात है कि जब वो विदेश जाते हैं तो विदेश में भारतीय जो लोग प्रवासी भारतीय होते हैं, जो डायस्पोरा है, जी एनआरआई है, तो उनके बीच में बात रखना, भाई एनआरआई को या प्रवासी भारतीय को अपने देश के बारे में जानने की उत्सुकता होती है और यहाँ के नेताओं को भी आप उस मजबूत डायस्पोरा को संबोधित करने की जरूरत होती है, जिसका कि आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी भी जिसको बहुत महत्व देते हैं और उसको ये कहते हैं कि भारत का प्रभाव जो है अमेरिका में भी है। तो उनको आप जवाब नहीं देंगे क्या? जवाब तो देना पड़ेगा। तो जिन जी बातों को लेकर राहुल गांधी देश में आवाज उठाते हैं, उन्हीं बातों को जब वहां छात्र पूछते हैं, भारतीय समुदाय के लोग पूछते हैं, तो वो चुप कैसे रह सकते हैं? बोलना ही पड़ेगा। तो क्या राहुल गांधी ने कोई बात गलत की है? यहाँ पर एक बात है जिसको बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ने गलत बात की है। वो बात क्या है? वो है कि राहुल गांधी ने कहा कि जितने महाराष्ट्र में वोटर हैं, जी जितने एडल्ट हैं महाराष्ट्र में, उससे ज्यादा वोटर हैं। और इसी को बोलने में ऐसा आभास होता है कि जैसे जितने वोटर हैं उससे ज्यादा वोट कर दिया। दोनों बातों में फर्क तो है कि जितना वोटर है उससे ज्यादा वोट हुआ, ऐसा नहीं है। जी लेकिन राहुल गांधी के कहने का तात्पर्य क्या है कि जितने वोटर, जितने एडल्ट हैं, उससे ज्यादा वोटर हैं। तो क्या इस बात का जवाब जिम्मेदार संस्थानों को नहीं देना चाहिए? क्या देश के चुनाव आयोग को नहीं बताना चाहिए कि महाराष्ट्र में जितने एडल्ट्स हैं उससे ज्यादा वोटर्स कैसे हो गए? ये तो कागज पर है। अब ये समझ लीजिए, ये वही बात हो गई कि हमारे परिवार में 5 आदमी हो, 4 आदमी हो और हम 6 आदमी का राशन कार्ड बना ले। तो हमें तो जवाब देना पड़ेगा ना, 4 के बजाय 6 आदमी का राशन कार्ड कैसे बना दिया हमने? जी उसी तरीके से चुनाव आयोग को बताना पड़ेगा कि जब एडल्ट है महाराष्ट्र में 9.5 करोड़ के आसपास, तो उससे 20 लाख ज्यादा वोटर कैसे हो गए? यही सवाल राहुल गांधी ने पूछा है। इसके अलावा इससे मुतल्लिक जो सवाल है, जो चुनाव प्रक्रिया पर, चुनाव
आयोग पर सवाल उठाते हैं और सत्ताधारी बीजेपी पर भी सवाल उठाते हैं, जो लगातार चुनाव जीत रही है। वो बात ये है कि 5:30 बजे के बाद जब, या 6 बजे के बाद जब वोटिंग बंद हो जाती है, जी उसके बाद 65 लाख वोट्स पड़ जाते हैं। अगर 3 मिनट एक वोट डालने में पड़ता है, तो 65 लाख वोट्स को महाराष्ट्र के लगभग 1 लाख बूथ्स पर डाले जाने के लिए रात 2 बजे तक वोटिंग होनी चाहिए थी। राहुल गांधी यही कह रहे, क्या हुई है 2 बजे तक वोटिंग? अगर हुई है तो फिर ठीक है, लेकिन हम सब जानते हैं ऐसा हुआ नहीं है। तो फिर ये 65 लाख वोट पड़े कैसे? इस सवाल का जवाब कौन देगा? यही तो चुनाव की में धांधली का सवाल है। और महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के समय जितना वोट इंडिया गठबंधन को मिला, विधानसभा चुनाव में भी उतना ही वोट मिला। लेकिन ये कौन से एक्स्ट्रा वोट आ गए जो महायुति को, बीजेपी को 90% से ज्यादा का स्ट्राइक रेट दे रहे थे? तो आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में उम्मीदवार उतारने के बाद 90% का स्ट्राइक नहीं ले सकी है। बीजेपी ने महाराष्ट्र में ले लिया। तो यहाँ जो ग्रे एरिया है, ग्रे एरिया यही है कि इंडिया गठबंधन का वोट इंटैक्ट है, तो महायुति का वोट इतना बढ़ा कैसे? क्या ये वही वोट है जो 5 बजे के बाद डाले गए 62 लाख वोट? एक प्रश्न उठता है। फिर दूसरा उठता है कि वोटर डिलीशन और वोटर एडिशन का काम जबरदस्त तरीके से हुआ महाराष्ट्र में। भाई 75 लाख वोट लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच बढ़ गए। ऐसा तो देश में किसी स्टेट में नहीं हुआ। ऐसा क्या झारखंड में हुआ कि हम झारखंड के सवाल चुनाव पर सवाल उठाएं, या किसी और प्रदेश के में सवाल उठाएं? ये सिर्फ महाराष्ट्र में हुआ। सबने देखा मरकरवाड़ी गांव के लोगों को, उन लोगों ने वहां तो एनसीपी का प्रत्याशी जीत गया था, लेकिन गांव वालों ने कहा कि जीता हुआ मॉक पोल प्रत्याशी करने को, की कोशिश की गांव के लोगों ने। गांव वालों ने कहा कि जीते हुए प्रत्याशी को हमने वोट दिया था जो दिख नहीं रहा है। जी क्यों नहीं दिख रहा है? हमने तो जीते हुए प्रत्याशी को वोट दिया। तो उन्होंने कहा मॉक पोल करते हैं, पता लग जाएगा गांव के लोग किसके हैं। अब चूंकि वो जीता हुआ प्रत्याशी का वहां संबंध था, शायद ननिहाल था, वहां से उसको वोट मिलने थे, नहीं मिले। क्यों नहीं मिले, ये सवाल उठते। ऐसे नंबर ऑफ इंसिडेंट्स हैं जो पैदा करते हैं शक शुबा। राहुल गांधी महाराष्ट्र के चुनाव को चीटिंग बता रहे हैं। अब ये चीटिंग नहीं है, इसका जवाब चुनाव आयोग को देना होगा। क्यों नहीं दे रहा लेकिन है? ये सारी बातें तो देश के भीतर राहुल गांधी कह ही चुके हैं। अब बीजेपी का तो कहना यह है कि जब भी भारत से बाहर जाते हैं, भारत की तमाम व्यवस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश राहुल गांधी करते हैं सर। अब देश से बाहर क्या हम बोलेंगे कि हमारा मुल्क जो है भ्रष्टाचार में कहीं सबसे लास्ट में है और ईमानदारी में सबसे ऊपर है, ऐसा हम बोल सकते हैं क्या? देश से बाहर हम बोले कि हमारे देश में गरीबी नहीं है, बोले क्या? देश से बाहर हम जाके बोले कि हमारे यहाँ खूब फॉरेन फंड, ये एफडीआई आ रही है। देश से बाहर जाकर के बोले कि एजुकेशन में हमने नाम कर लिया है, हम विश्व गुरु हो गए हैं। क्या यही झूठ बोलने के लिए हम विदेश जाते हैं? इस सच्चाई से आप कैसे मुंह छिपा सकते? क्या नरेंद्र मोदी जी ने दक्षिण कोरिया में जाकर नहीं कहा था कि हम ऐसे देश पे रहते हैं जहां लोग सोचा करते थे कि यहाँ पैदा क्यों हुआ, पैदा होना गुनाह है? तो उससे क्या देश का नाम बढ़ रहा था? तो ये बे मतलब फिजूल की बातें हैं कि आपने ऐसा क्यों कह दिया, क्या ऐसा क्यों कह दिया। अब क्या राहुल गांधी का मुंह सील करके विदेश भेजा जाएगा कि जाइए ये बात बोलिएगा, नहीं तो चुप रहिएगा? अब नरेंद्र मोदी जी से जब सवाल पूछा जा रहा था, वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने में थे, तो उन्होंने सवाल को पास कर दिया, कुछ बोला ही नहीं, जैसे उनको अंग्रेजी ही नहीं समझ में आई। तो उस दृश्य को देख करके क्या हमारा मन ऊंचा हो गया, मस्तक ऊंचा हो गया? देश क्या गर्व करने लगा कि मोदी जी ने जवाब नहीं दिया? अरे सवाल आएंगे तो जवाब देना होगा ना। जवाब नहीं देंगे वो सही है, या जवाब देंगे वो सही है? अगर जवाब गलत है तो बोलिए ना। राहुल गांधी ने अगर गलत जवाब दिया है तो बोलिए, लेकिन जवाब पर कुछ नहीं बात बोल रहे आपने बोला क्यों? तो क्या दुनिया के लोग भारत में आकर के कभी कुछ नहीं बोलते? भारत के लोग दुनिया में जाकर के कुछ नहीं बोलते? अक्सर बोलते रहे हैं।
तो ये तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि विदेश में जाकर के क्यों बोला। अरे जो सवाल हिंदुस्तान में उठाए जा रहे हैं वही सवाल हिंदुस्तान से बाहर उठ रहे हैं। क्या आप यहाँ हिंदुस्तान में दंगे फसाद हो रहे हैं तो दुनिया में सवाल नहीं उठ रहे? आज किस नंबर पर है? आप रैंकिंग देख लीजिए इंडिया का, कहां पर रैंकिंग है हर चीज में। जब हम हमारी रैंकिंग पिछड़ी हुई है, हमारी इकोनॉमी पिछड़ी हुई है, हमारा इकोनॉमी ग्रोथ नीचे जा रहा है और लगातार नीचे जा रहा है, हम किस मुंह से कहें? क्या बोले कि झूठी प्रशंसा करें क्या? अब मान लीजिए हमारा आपका बच्चा एक भूमिका में रहता है, कभी एग्जाम देता है, कभी अच्छा करता है, कभी अच्छा नहीं करता है, तो हम क्या घर से बाहर जाकर के डंका पीटते रहे कि हमारा बच्चा तो बहुत बढ़िया है, हमारा बच्चा तो बहुत बढ़िया है, तो उससे हमारा बच्चा बढ़िया हो जाएगा? और जो है वो तो बोलना होगा कि नहीं बोलना होगा? तो वही चीज है, हम अपने देश के बारे में, या इवन बच्चा हमारा अगर बोले कि मेरे पिताजी तो फला है, हमारे पिताजी तो चिल्ला है, वो खूब बोले, वो सही होगा कि जो मेरे पिताजी हैं वही बताए? वो सही होगा। सच बताना देश की जरूरत होती है। राहुल और गांधी ने मान जो कहा है लीजिए गलत कहा है तो मैं पूछिए। एक सवाल ये भी है कि मान लीजिए राहुल गांधी बाहर जाके कुछ ना बोले, फिर भी उसके बावजूद देश में जो कुछ भी हो रहा है ऐसा नहीं है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोगों को पता ही ना चलता हो। निशिकांत दुबे ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को लेकर टिप्पणी कर दी, उन्होंने चुनाव आयोग, जो पूर्व चुनाव आयुक्त को लेकर टिप्पणी कर दी, क्या वो पूरे विश्व में इंटरनेट के जरिए नहीं फैला होगा? तो उस पे भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी साधी। लेकिन अगर राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के जीत पे सवाल उठा रहे हैं तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी करे, ये उनका राइट है, करें। राहुल गांधी को ये बोले कि वो हारने की वजह से बार बार रोना रोते हैं, वो बोले, राजनीतिक दल है, उनको वो बोलते हैं, जनता को समझाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब राहुल गांधी को देश का विरोधी बताया जाता है इसलिए कि उन्होंने देश में के बाहर बोल दिया, तब ये देश के हर व्यक्ति के लिए ये चिंता का विषय है। हम में से कोई भी कल विदेश में जाएगा, वहां से कुछ ट्वीट कर देगा, तो क्या कहा जाएगा कि वॉशिंगटन में बैठ के क्यों ट्वीट किया, इंडिया में बैठ के ट्वीट करो? ऐसे बात होगी क्या? क्या उस पर हमें एक मुकदमा झेलना पड़ेगा? उसके लिए हमें देशद्रोह ठहराया जाएगा? ये बात है। अब आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा की जो की बाइट्स है, बयान है, उसका ध्यान दिलाया। आज तक देश के इतिहास में कभी ऐसा हुआ था कि किसी ने कहा हो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देश में गृह युद्ध फैला रहा है? गृह युद्ध फैला रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ, ये पहली दफा हुआ। तो इस पर क्या होना चाहिए? हम और आप अगर ऐसी बात बोलेंगे तो निश्चित रूप से अदालत हमें कंटेम्प्ट का दोषी ठहराएगी। क्यों कंटेम्प्ट है ये? कंटेम्प्ट इसलिए है क्योंकि ये सीजेआई के खिलाफ वातावरण बनाने का माहौल बनाता है, सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को गिराता है, सुप्रीम कोर्ट के प्रति अविश्वास को पैदा करता है, न्याय व्यवस्था के प्रति बगावत करने के लिए लोगों को प्रेरित करता है। तो यही तो देशद्रोह है। और देशद्रोह किसको बोलते हैं? जब न्यायपालिका की अवमानना और उनकी डिग्निटी गिराने, उसके प्रति अविश्वास पैदा करने की बात की जाए तो हमें उसका खामियाजा भुगतना होगा। बीजेपी ने क्या किया? जेपी नड्डा जी आए, कहे कि इस बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। चलिए, ये भी एक तारीफ की बात हो सकती है। लेकिन एक बात तो ये बोलना चाहिए कि इसके लिए निशिकांत दुबे को माफी मांगनी चाहिए, या फिर उसकी बिहाफ में पार्टी माफी मांगती है। कोई माफी मांगेगा, कोई गिल्टी है तो कोई दोष मानेगा कि नहीं मानेगा? लेकिन नहीं माना गया। उल्टे पूरी बीजेपी की ट्रोल आर्मी इस बात को साबित करने में लगी हुई है कि निशिकांत दुबे ने जो कहा ऐसी बातें तो इंदिरा गांधी भी बोलती थी, ये जी। कहकर जस्टिफिकेशन कर रहे हैं कि निशिकांत दुबे ने सही कहा। तो ये जब सत्ता पक्ष अगर न्यायपालिका की अवमानना पर उतर आए तो देश अराजकता की ओर जाता है। फिर देश में न शासन पर विश्वास रहेगा जनता का, न न्यायालय पर रहेगा, और जब न्याय की उम्मीद खत्म हो जाएगी तो देश गृह युद्ध की ओर जाएगा। गृह युद्ध की ओर मणिपुर भी गया। गृह युद्ध आप देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग किस्म से देख सकते हैं। तो
क्या वास्तव में इस नरेंद्र मोदी जी की सरकार में गृह युद्ध का होना अच्छी बात है कि नहीं होना अच्छी बात है? होने से वो गर्व करेंगे कि नहीं होने से गर्व करेंगे? यही प्रश्न है, यही चिंता है। तो हमें लगता है कि नाहक जो मुद्दे हैं उसको रोज उठाए जाते हैं, क्योंकि जो मूल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाना होता है। अभी जुडिशियरी पर जो अटैक हुआ है उससे ध्यान भटकाने के लिए आपने दूसरा मुद्दा ले आया। आपको राहुल गांधी ने बोला उस पर कोई दिक्कत नहीं है, क्यों बोला ये सवाल है। तो हमारा कहना है कि बोलेंगे, आपने भी बोला था तो ये भी बोले, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन जी दिक्कत ये है प्रेम सर कि देखिए, राहुल गांधी ने किसी पार्टी की विचारधारा से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। निश्चित तौर पे दो पार्टी है, दोनों पार्टियों की अलग अलग विचारधाराएं हैं, और कांग्रेस की और बीजेपी की आपस में जिस तरह की भारत में व्यवस्थाएं है सबको पता है। सवाल यहाँ पे ये है कि जिस तरह से निशिकांत दुबे ने पूरी न्यायपालिका को लेके सवाल खड़ा कर दिया, उसी तरह राहुल गांधी ने भी तो व्यवस्था को लेके, चुनाव करवाने की एक प्रक्रिया है भारत में, तमाम लोग जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इतने बड़े लोकतंत्र में चुनाव करवाना बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है, बड़ा काम होता है। और पूरी व्यवस्था को अगर दुनिया के सामने राहुल गांधी खराब बता देंगे या बाइस्ड बता देंगे, तो ये पार्टी से तो आपका झगड़ा हो सकता है, पार्टी से तो आपका द्वंद्व हो सकता है, विचारधारा से द्वंद्व हो सकता है, किंतु व्यवस्था पे सवाल जब आप उठाने लग जाओगे तो निश्चित तौर पे पूरे के पूरे सिस्टम पे सवाल हो जाएगा सर। ये तो देखिए, आपके सवाल में चिंता है, लेकिन चिंता को खत्म करने का तरीका क्या सवाल को दबा देना है? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? ये सवाल जब चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ था, देश की आंखों के सामने सीसीटीवी कैमरे में चुनाव कराने वाले अधिकारी ने विपक्ष के वोट को अपने कलम से लिख करके कैंसल कर दिया और जबरदस्ती बीजेपी को जिता दिया। ये सबने जी देखा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को पकड़ा, इसमें उस अधिकारी को पूछा गया, वो जवाब नहीं था, वो रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया, बीजेपी को हराया और अपोजिशन को जिता दिया। ये देश के सामने है। अब ये क्यों आया? क्योंकि सीसीटीवी का कैमरा था। अगर जी सीसीटीवी के कैमरे से फुटेज नहीं होते तो कोई मानता क्या? यही मीडिया कह रही थी कि भाई हार गए तो मानते क्यों नहीं है, रो रहे हो। लेकिन क्या ऐसे हार पर ये रोना है कि कि जबरदस्ती हराए जाने का विरोध है? जबरदस्ती हराए जाने का विरोध इसलिए सफल हुआ क्योंकि सीसीटीवी का फुटेज था। अब यही सीसीटीवी का फुटेज हम जब लोकसभा चुनाव में मांगते हैं, चुनाव के प्रत्याशी मांगते हैं, राजनीतिक दल मानते हैं, तो चुनाव आयोग एक नियम लेके आ जाता है कि सीसीटीवी का फुटेज हम नहीं दे सकते। नया नियम ला दिया। अच्छा ठीक है, आगे से लागू होगा, पिछले चुनाव का तो आप ला दो, क्या के दोगे? तो आपने सीसीटीवी फुटेज जिसमें स्ट्रांग रूम के ताले टूटे हैं, जिसमें स्ट्रांग रूम से ईवीएम की इधर से उधर किए गए, इसका महमूद प्राचा ने पूरा सबूत भी रखा है। तो अब वो सीसीटीवी फुटेज आप प्रोवाइड ही नहीं कराएंगे, ऐसा कानून ला दिया। तो ये कानून ही देश के खिलाफ है। ये नियम, कानून नहीं बल्कि नियम है चुनाव आयोग का, ये देश के खिलाफ है। तो क्या इसको मान लिया जाए और इस पर सवाल उठाए तो व्यवस्था टूटती है तो टूटने दे। हम ऐसी व्यवस्था का क्या करें जो डेमोक्रेसी को ही खत्म करने पर लगी हुई है? जो व्यवस्था डेमोक्रेसी का ही सत्यानाश कर दे, उस व्यवस्था पर सवाल उठेंगे कि नहीं उठेंगे? यही तो सवाल है, यही तो सवाल राहुल तो गांधी बोल निश्चित तौर पे बेहद वाजिब सवाल आपने उठाया है। ये सारी चीजें जो नियम बदल दिए जाते हैं, आपने देखा होगा हरियाणा के विधानसभा चुनाव के दौरान एक विधानसभा सिरसा में आती है रानिया के नाम से, जब उसके कैंडिडेट ने रीचेकिंग के लिए फार्म भरा और पूर्ण मूल्यांकन के लिए फार्म भरा, तो उसके बाद उसको जो जो ईवीएम मशीन है जिनकी दोबारा से चेकिंग होनी थी, उनका डाटा डिलीट कर दिया गया। उस मामले को अगर थोड़ा सा स्पष्ट करें, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि अगर कोई प्रत्याशी चाहेगा, उसको लगेगा कि कुछ ईवीएम में गड़बड़ी है, तो वो सेलेक्टिव बूथ पर सेलेक्टिव ईवीएम को जांच के लिए कह सकता है और इसके लिए उसको शुल्क जमा करना होगा। अब शुल्क चुनाव जमा आयोग करना ने होगा। क्या किया? उस शुल्क को इतना ज्यादा कर दिया कि आप ज्यादा ईवीएम को चेक ही नहीं करा सकते।
फिर भी रानिया में उदाहरण आया, 9 बूथ पर करीब 42,000 के आसपास पैसे जमा करके 9 बूथ पर जांच की बात हुई। अब डीएम ने कहा कि पहले तो तैयारी नहीं हुई कि जांच करेंगे, बोले सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेके आइए। अब एक आदेश तो था ही पहले से कि आपको करना है, अब करने दे से पहले भी कहता है कि आदेश लेके आइए। फिर वो अदालत से कुछ निर्देश वो लेकर आए, तो उसके बाद जब उसकी ईवीएम को चेक कर किया जाने लगा, तो उन्होंने क्या किया, ईवीएम का सारा डाटा मिटा दिया और उसके बाद ईवीएम रख दिया और कहा कि आप जिसको वोट डालना है डालिए, देखिए उसी की पर्ची निकलेगी। तो हाँ, मोल प्रत्याशी ने पोल बोला हम करवाने की इसके कोशिश। लिए थोड़े पैसा जमा कराएं, जो वोट जनता ने दिया है वो सही है या गलत है, उसका डेटा हम चेक करने के लिए बैठे हैं। हम ये जी, चेक करने के लिए नहीं बैठे कि ईवीएम का बटन सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये बात हुई। तो आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी चुनाव आयोग नहीं मान रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबी चली जाती है, चलती जाती है। इसका फैसला तुरंत में आना चाहिए, आएगा नहीं। तब तक मोदी जी राज करके चले जाएंगे, तब सुप्रीम कोर्ट फैसला ही देगा तो क्या होगा। तो यहाँ न्याय व्यवस्था भी फेल है, प्रशासन एक तरफा हो गया है। शासन ने प्रशासन और संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में ले लिया है। तो फिर आवाज कहाँ उठेगी? आवाज तो उठेगी ना, देश के भीतर भी उठेगी और देश के बाहर भी उठेगी। क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव होते थे, आपको याद होगा, हिंसा का दौर होता था, उसके बीच भी चुनाव होते थे, कभी 25%, 30% वोटिंग होती थी। तब उस चुनाव को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यवेक्षक आते थे। जी, आते थे कि नहीं आते थे? यही जी। देखने के लिए ना कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र बचा हुआ है कि नहीं, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र है कि नहीं। तब हम शान से दिखाते थे और आज हम दुनिया को नहीं बताएं कि हमारे देश में लोकतंत्र का ढांचा टूट रहा है, हमारे देश में लोकतंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। दुनिया को क्यों नहीं बताया जाएगा? जी। अब आखिरी सवाल मेरा यही है, वापस लौट के राहुल गांधी ने जो विदेश में कहा है, बोस्टन में कहा है अमेरिका के, उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया आई है, अगर आम लोगों की नजर से देखने की कोशिश करें, एक एक आम शहरी के तौर पे देखने की कोशिश करें, तो बीजेपी ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है कि एक देशद्रोह का काम जो है या देश के खिलाफ काम राहुल गांधी ने किया है। इस तरह से भारत की बदनामी, भारत के पूरे सिस्टम की बदनामी करने की कोशिश राहुल गांधी ने की। भारत को भी पाकिस्तान बनाने की कोशिश हो रही है। इमरान खान को जेल में डाला हुआ है ना, इससे जी, पहले भी पाकिस्तान में हुक्मरान जेल में रहे हैं। इमरान खान को जनता ने वोट दिया, वहां के चुनाव बड़े पदाधिकारी ने आकर के कहा कि किस तरह से चुनाव को में हेरफेर की गई। सबको पता है जीत इमरान खान रहे थे, लेकिन उसको जबरदस्ती हराया गया और उल्टा जेल में भी भेजा गया। तो क्या हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान बनाना चाहते हो कि जुडिशियल के इलेक्शन जो फंक्शन है उसके ऊपर कोई सवाल ना उठाए, सवाल उठाए तो उसको देशद्रोह बोल के जेल में डाल दो। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं है। हिंदुस्तान में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं। आपको लोकतांत्रिक तरीके पर लाने के लिए जनता सड़क पर उतर सकती है। और जब बांग्लादेश में उतर सकती है तो हिंदुस्तान में भी उतर सकती है, श्रीलंका में उतर सकती है तो हिंदुस्तान में भी उतर सकती है। इसी बात का डर सत्ता को डरा रहा है, वरना अब तक तो राहुल गांधी को कब का जेल में डाल दिए होते, अपोजिशन के बाकी नेताओं को भी जेल में डाल दिए होते। जी। बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी बात प्रेम जी ने बोली है कि भारत पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारत में व्यवस्था। तो आज की चर्चा को यहीं पर विराम देने का वक्त। प्रदीप दवास जी और मेरी ओर से आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।